बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बजट देख लिया। इसमें तालीम के लिए 9 अरब रुपए रखे गए हैं और तरक्याती बजट तकरीबन आधा कर दिया गया है और 4,500 अरब रुपए के टैक्स लोगों से वसूल किए जाएंगे। अगरचे अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि अमेरिका को जो अड्डे दिए गए हैं उसके इवज़ अमेरिका ने IMF से कुछ रकम दिलवाई है, लेकिन उस रकम के बावजूद 4,500 अरब रुपए के टैक्स इन्होंने वसूल करने हैं। ये बराह रास्त लगाएं, ये खुफिया लगाएं, लेकिन ज़ाहिर है ये अवाम की चीखें निकलवाएंगे। और इक़्तिसादी माहिरीन अभी ज़्यादा इसके बारे में कोई तफसील नहीं बता रहे, लेकिन जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं बजट के वो साफ बता रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। जब शरह सूद ही 13.5% हो तो तरक्की के और रिलीफ के तमाम दरवाजे आज खुद बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, बजट पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा इशू ये है कि ये जो अपोजिशन ने तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़, तो उस पर बाज़ लोगों ने कुछ उम्मीदें बांध ली हैं कि कुछ धमाका होने वाला है और काफ लीग भी पर तोड़ रही है। हालांकि ऐसा कोई धमाका नज़र नहीं आ रहा। आपके सामने है कि जहांगीर तरीन को इमरान खान ने उसकी मर्ज़ी का NRO दे दिया है और 10 महीने की तफ्तीश के बाद FIA ने कहा है कि इस केस में तफ्तीश की ज़रूरत ही नहीं है, कोई केस बनता ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई गिरफ्तारी भी नहीं बनती। चुनांचे जहांगीर तरीन ने बड़े आराम से और वो अपने उसके बेटे ने दरख्वास्त अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त से वापस ले ली है। यानी जो रिलीफ जो NRO जहांगीर तरीन साहब मांग रहे थे वो तकरीबन पूरे का पूरा मिल गया है, सिवाय इस बात के कि इनका मुतालबा था कि शहजाद अकबर को भी फारग किया जाए। शहजाद अकबर को फारग नहीं किया गया, लेकिन कम से कम जहांगीर तरीन के मामलात से शहजाद अकबर को हटा दिया गया है। और इस NRO की तारीफ़ में या इतराफ़ नेमत के तौर पर राजा रियाज़ ने, जहांगीर ग्रुप के जो MN हैं राजा रियाज़, उन्होंने बयान दिया है कि हम बजट में हुकूमत का पूरा साथ देंगे, यानी बजट मंजूर कराएंगे। और जहाँ तक काफ लीग की बात है तो वो मैं पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनकी करप्शन की फ़ाइल है, ना सिर्फ इमरान खान के पास है, ना सिर्फ नैब के पास है, बल्कि इदारों के पास भी है, बल्कि इत्तेहादी जमातों के पास है। वो तो हिल नहीं सकते। चुनांचे आपने देखा कि इधर बजट तकरीर पढ़ी गई, इधर चौधरी शुजात का कसीदा सामने आ गया कि क्या शानदार बजट पेश किया गया है, अल्फाज के हेर फेर से काम नहीं लिया गया और उसमें खूबियाँ हैं। तो ऐसा जो तारीफ़ी कसीदा जो चौधरी शुजात ने पढ़ा है, किसी और इत्तेहादी ने आज तक किसी भी गवर्नमेंट के किसी इत्तेहादी ने नहीं पढ़ा होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जहांगीर तरीन ग्रुप और चौधरी ग्रुप की तरफ से कोई हरकत नहीं होने वाली। अपोजिशन के पास 166 जितने भी वोट हैं, मुझे सही गिनती याद नहीं, वो उनके बल पर तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं ला सकती। वैसे भी अपोजिशन की क़यादत इस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल साहब के पास है, तो इन दोनों को क्या आप संजीदा ले रहे हैं? शहबाज शरीफ ने तो किसी अपने कॉल फेल से अभी तक ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो अपोजिशन लीडर हैं, बल्कि वो तो उनके अंदाज से तो ये भी पता नहीं चलता कि वो कौमी असम्बली के रुकन है। और इसी तरह बिलावल भुट्टो भी नॉन सीरियस किस्म की धमकियाँ, नॉन सीरियस किस्म की बातें कर रहे हैं। अपोजिशन जो है वो असल में PDM का नाम है और PDM जो है वो तकरीबन गैर मुअस्सर हो चुकी है। शहबाज शरीफ की मेहरबानी से, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से, कुछ हालात की मेहरबानी से वो PDM गैर मुअस्सर है। तो अपोजिशन ने कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की है, दरअसल वो एक गुस्सा सा निकाला है, क्योंकि कासिम सूरी ने कौमी असम्बली की कार्रवाई तमाम कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए, उनको बुलडोज़ करते हुए हुकूमत के तमाम आर्डीनेंस बगैर वोटिंग कराए पास कर लिए। और ये कासिम सूरी साहब वही हैं जो 30,000 वोटों से हार गए थे और घर जाकर सो गए थे शिकस्त का सदमा गम गलत करने के लिए, कि सुबह सुबह उनको फ़ोन आया कि भाई अभी हमने फैसला किया आपको जितवा दिया जाए। वो 30-35,000 वोट खुदा जाने कहाँ से बंदोबस्त किया गया अगले दिन की सुबह, और कासिम सूरी को जितवा दिया गया। और ये इतना बड़ा धांधला था, इतना बड़ा घपला था कि इलेक्शन कमीशन ने सीधी सादी वो फाइल देखी और कासिम सूरी को नाअहल करार दे दिया। वो अलग बात है, बाद में फिर वो दूसरी ताकतें हरकत में आईं और वो मौसूफ स्टेयर पर बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ को या बिलावल को कुछ गुस्सा होगा कासिम सूरी पर, तो उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद लाकर ये गुस्सा निकालने की कोशिश की है। वरना सबको पता है कि अपोजिशन की हालत ये है कि बजट इजलास में इनसे ठीक तरीके से एहतजाज भी नहीं हो सका। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इनके 160 से ज़्यादा अरकान हैं, 60, 160 या 166।
तो कौमी असम्बली में सिर्फ 100 अरकान थे, 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा, बाकी 60 ने ज़हमत ही नहीं की कि कौमी असम्बली में आए। वो कौमी असम्बली की इमारत में मौजूद रहे, लॉबियों में बैठे रहे, चाय खाने में बैठे रहे, इधर उधर बैठे रहे, ईवान के अंदर वो नहीं आए। और अपोजिशन ने शहबाज शरीफ और बिलावल की क़यादत में बहुत शरीफाना किस्म का गुलगपाड़ा किया, थोड़ी देर और फिर थक कर बैठ गए। और वो जो रवायती एक तरीक़ाकार होता है अपोजिशन का कि बजट की कापियाँ फाड़ देते हैं, फटी हुई कापियाँ स्पीकर के चेहरे के सामने जाकर लहराते हैं और इस तरह की हरकतें, तो इन्होंने शहबाज शरीफ और बिलावल ने तय किया कि हम कोई गैर मुहज़्ज़ब हरकत नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इमरान खान को नागवार गुजरे। तो ये अदम एतमाद की तहरीक का जो किस्सा है उसकी हकीकत मैंने आपके सामने क्लियर अल्फाज में बता दी है। तो बाकी मज़ीद जो है अपनी तसल्ली वो आप दूसरे ज़राए से भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, दूसरा मौजू जो है वो 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है, अखबारात और टीवी चैनल पर तो टेलीफोन करके रुकवा दिया गया, और वो है फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी के MNA कादिर मंदोखेल की जो पिटाई की और जिस तरह उसे गंदी गालियाँ दी। वो मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ सका। आप तलाश कर लें अखबारात में, टीवी चैनल में छोटी सी चंद सतरी खबरें ज़रूर चलाई हैं चैनल ने, लेकिन वो असल जो किस्सा था वो नहीं चला। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया ने वो सारे का सारा पूरी तफसील के साथ, पूरी गालियों के साथ चला दिया, और वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि टीवी और अखबारात ने जो कमी रखी थी वो बढ़ चढ़ कर पूरी हो गई। तो किस्सा आपके सामने है। हुआ ये कि कादिर मंदोखेल ने जब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि तुम्हारी पार्टी करप्ट है, तुम्हारी पार्टी तो करप्शन के मामले है, पता नहीं कुछ तरह की बात की, तो कादिर मंदोखेल ने कहा कि करप्शन का इल्ज़ाम तो तुम पर भी है, तुम बसें चोरी करके ले गई थी। तो इस पर फिरदौस आशिक अवान का पारा गर्म हो गया। उन्होंने पहले कहा कि तुम बकवास करते हो, तुम ये करते हो, उसके बाद गालियाँ देनी शुरू कर दी, और फिर गिरबान पकड़ लिया और थप्पड़ मारा और उस कादिर मंदोखेल को कुत्ते का बच्चा कहा। फिर बाद में जब देखा कि ये तो बहुत सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो गई, मुझे गाली पड़ रही है, तो फिरदौस आशिक अवान ने बयान दिया कि जनाब ये असल में गाली पहले इसने दी थी, और वो वीडियो जो चली है उसमें ये हिस्सा नहीं है, ये सारा झूठ था। वो प्रोग्राम के मेज़बान जावेद चौधरी ने एक टीवी को बता दिया कि सच्ची बात ये है कि गाली देने में पहल फिरदौस आशिक अवान ने की थी। अच्छा, इसमें जो बहस हो रही है वो तो आपके इल्म में, और आप भी इस बहस में मेरे ख्याल हिस्सा ले रहे होंगे, कुछ न कुछ बहुत सारे लोग ले रहे हैं और हैरत ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें हैरत ज़ाहिर करने की क्या बात है? तहरीक इंसाफ का कौन सा लीडर है जो गाली नहीं देता, जो थप्पड़ नहीं मारता? आपको याद होगा नई मुल्क ने एक मरतबा दानियाल अजीज़ को थप्पड़ मार दिया था। एक MLA था PTI का, उसने गिलास उठाकर किसी के मुंह पर मार दिया था, एक ने उठाकर कुर्सी किसी के मुंह पर मार दी थी। और गालियां देने में तो माशाल्लाह हर एक चैम्पियन है, चाहे फैसल बाबला हो, चाहे अली जैदी हो, चाहे मुराद सईद हो, चाहे वो जिसने खुदा को जान देनी है, और चाहे वो जो ब्लैक लेबल की बोतल में इस्लामी शहद डालकर सड़कों पर खुलेआम पीता फिरता है, चाहे कोई भी हो, नाम कितने लें, जितने भी आप देखेंगे टीवी पर जो आते हैं उनके सामने आप इख्तिलाफी बात करें वो आपका सर फाड़ देंगे। और ये फैसल बाबला ने एक टीवी प्रोग्राम में ऑन दी एयर ये भी कहा कि जब इमरान खान पर तनकीद होती है तो हमारा खून खौल उठता है। ये तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि नाजरीन, PTI के लोग इतनी गालियाँ कहाँ से लाते हैं, और इनकी गालियों से भरी हुई वीडियो क्लिप जो उनके होते हैं, जो व्लॉग्स होते हैं, और उनको इतनी रेटिंग कैसे मिलती है? तो इस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारों को पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए अर्ज़ है कि गालियों का हेड क्वार्टर बनी गाला में है। खान साहब एक एक पर इनफरादी तवज्जो भी देते हैं और इज्तिमाई रिफ्रेशर कोर्स भी कराते हैं, किस लीडर को क्या गाली देनी है। हत्ता कि ये PTI के एक आदमी ने बात बताई कि फैसल बाबला को हुक्म हुआ था इमरान खान की दरगाह से कि तुम आओगे तो एक बूट उठाकर लाना और मेज़ पर रख देना और कहना कि अपोजिशन बूट चाटती है। तो फैसल बाबला ने इसी तरह किया। आप इनके ट्वीट्स चेक करें, इनके कुछ मखसूस लोगों के जिनकी गिनती 50 से ज़्यादा है बहरहाल, और तो आपको पता चलेगा कि बल्कि 50 से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, 100-150 हो गए कि जिनके जहाँ से एक ही जैसी गालियाँ लोगों को दी जाती हैं। और मसलन एक दिन अगर आप एक गाली सुन रहे हैं तो हर ट्वीट में वही गालियाँ आपको मिलेंगी, और उसको ट्वीट को जो फॉलो कर रहे हैं, जो रीट्वीट कर रहे हैं, वो भी वही गालियाँ दे रहे होंगे। तो ये गालियाँ ताज़ा बताज़ा रोज़ के हिसाब से आज की गालियाँ, आज की
یہ الزام تراشی کس طرح لوگوں کی ماں بہنیں کر رہی ہیں، اور گندی گالیاں، اور جو گالیاں نہیں دیتا عمران خان اس کی باقاعدہ پیشی کرتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ تو یہ فردوس عاشق افغان ہو یا علی زیدی ہو یا مراد سید ہو یا کوئی اسلامی بوتل شراب کی پینے والا ہو، سب کے سب لوگ گالیاں ایک ہی جگہ سے سیکھتے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑا سیل ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جو گالیاں ایجاد کرتا ہے، اور ان گالیوں کی منظوری پھر اوپر کی سطح سے دی جاتی ہے۔ تو رہی بات ہے کہ ان کے جو ولاگر ہیں، یہ جن میں سوائے گالیوں کے اور جھوٹ کے کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا ان کی ولاگ میں اس طرح کی بات ہو گئی کہ 100 دن میں عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، عمران خان سے رو رو کر معافیاں، اور اس طرح یہ قرضہ وہ قرضہ سب معاف کر دیے، لیکن عمران خان جو ہے وہ کہتا خبردار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یا اس طرح کا ولاگ کہ امریکی CIA کے ڈائریکٹر یا وزیر خارجہ نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی، عمران خان نے دھتکار دیا۔ یا یہ کہ نواز شریف نے 50 ارب روپے کی رقم عمران خان کو واپس کر دی ہے، بلکہ 200 ارب روپے کی رقم واپس کرتی ہے، رقم گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں تمہیں معاف تب کروں گا جب تم باقی رقم بھی دو۔ یہ تو ایک قسم کی بے سروپا کہانی ہے، ان کے ساتھ گالیاں ہوتی ہیں، غدار ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے، باقاعدہ ایک بھی لاگر ایسے ہیں جو مختلف صحافیوں اور سیاستدانوں کے انڈیا کے اندر سے رابطے تلاش کرتا ہے، اور وہ باقاعدہ جعلی قسم کے کاغذات اور وہ ریکارڈ سامنے لا کر ان کی تصویریں کھینچ کر دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بالکل اسی طرح جس طرح طاہر القادری نے جلسہ عام میں کاغذات لہرائے تھے کہ نواز شریف کی فیکٹریوں میں اتنے سو شاید 1000 کے قریب بھارت کے نہیں بلکہ را کے ایجنٹ نوکری کرتے ہیں، اور یہ 1000 را کے ایجنٹ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اور شیخ رشید نے بھی اس کی تائید کی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ تو پھر بعد میں جب وہ ان کی اپنی حکومت آ گئی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ را کے ایجنٹ کدھر گئے، کتنے تھے کتنے نہیں تھے، اب کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کے جھوٹ اور گالیاں یہ جو ولاگ بناتے ہیں، تو ان کو شیئر کرنے والے اور ری ٹویٹ کرنے والے اور شیئر کرنے والے یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ ان کے ایک تو سیل ان کا جنوبی افریقہ میں، ایک لندن میں، ایک امریکہ میں، اور امریکہ میں ایک باقاعدہ ٹھیکہ ہے کسی کمپنی سے کہ آپ نے ہمارے ہر ولاگر کو 2 لاکھ کی فالوئنگ دینی ہے۔ وہ 2 لاکھ کی فالوئنگ کرائے پر انہیں بنائی مل جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ PTI کی جتنے بھی ولاگر ہیں وہ ادھر اپنا ولاگ اپلوڈ کرتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر ان کی جو فالوئنگ اور اس کو شیئر کرنے والوں کی تعداد ہے وہ 2.5-3 لاکھ۔ 2 لاکھ تو امریکہ سے مل جاتے ہیں، کچھ جنوبی افریقہ سے، کچھ انگلینڈ سے، کچھ بنی گالا سے۔ تو یہ ایک جال سازی کا کاروبار ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک چل رہا ہے۔ بجٹ میں بھی انہوں نے یہی جال سازی کی ہے۔ اور لطیفہ جاتے جاتے آخری فکرہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں 3-4 دن سے روزانہ 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور لوگ سڑکوں پر ہیں۔ تو ایک سچے آدمی حماد اظہر نے، ان کے والد بھی بہت سچے آدمی تھے، میاں اظہر، تو سچے آدمی حماد اظہر نے ایک گوشوارہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس میں بتایا کہ ماشاءاللہ ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے اسلام آباد میں 0 لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو یہ حماد اظہر صاحب 0 لوڈ شیڈنگ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے جو بجٹ ہے وہ ریلیف کا بجٹ دیا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں بجٹ کے بارے میں جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں کچھ ذکر کروں گا۔ خدا حافظ۔